खनन की राजनीति और रेत में दबे सच। नमस्कार, मैं हूं भुवन तोष्णीवाल। द पॉजिटिव पिच में आपका स्वागत है। रेत के भ्रष्टाचार का दलदल इतना गहरा है कि इसमें जो उतरा, चाहे वह लाभ कमाने के लिए या वो जिसकी जिम्मेदारी थी इस दलदल को साफ करने की, दोनों ही उस दलदल में फंस कर रह गए। बात शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के खनन माफिया और सिस्टम के गठजोड़ की। मध्य प्रदेश की नदियां सिर्फ पानी का ही मुख्य स्रोत नहीं, बल्कि रेत का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन रेत निकालने का कारोबार अवैध तरीके से जो पनपा है, वह राजनीतिक, प्रशासनिक और माफियाओं के बीच में एक ऐसा धंधा बन चुका है जिसने विकास और पर्यावरण दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, रेत सिर्फ नदी का किनारा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, न्याय और लोकतंत्र का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज मैं लेकर चलूंगा आपको रेत खनन की उस कहानी पर जिसमें राजनेता, अधिकारी, पत्रकार और न्याय व्यवस्था सभी आपस में टकराते हैं। साथ ही मैं बताऊंगा कहां ये गेम बिगड़ जाता है और कहां सरकार का राजस्व लीक होता है और क्या कदम है जो सही दिशा में आगे ले जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं द पॉजिटिव पिच, जहां आशा और जवाबदेही दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हम रेत खनन कहते हैं तो इसका मतलब होता है रेत पट्टा, लीज, पर्यावरण अनुमोदन मतलब इन्वायरमेंट क्लियरेंस, जिसे सिया जैसी संस्थाएं देती है। एक सीमित निश्चित राशि, गहराई के अनुसार उत्खनन, जिला सर्वे रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय नियोजन, ईटीपी मतलब ई ट्रांसपोर्ट परमिट से खनन सामग्री ट्रांसपोर्ट, साथ ही रॉयल्टी का भुगतान। यह सभी पैमाने हैं लीगल रेत उत्खनन के लिए। अब तस्वीर उलटिए, जब पट्टा ही नहीं, जब ईसी ही नहीं मतलब कोई क्लियरेंस ही नहीं, जब डीएसआर ही नहीं मतलब जिले की कोई रिपोर्ट ही नहीं, लेकिन उत्खनन जारी है। अपने हिसाब से नदी से रेत निकालो, नकली टीपी बनाओ और ट्रक ढोकर ले जाओ, यही खनन इल्लीगल कहलाता है। सूत्रों की माने तो खनन विभाग द्वारा अवैध उत्खनन पर लगाई गई पेनल्टी और जब्ती अधिकांश मामलों में समझौता राशि के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे सरकार को लाभ मिलने से पहले ही माफिया लाभ उठा चुका होता है। यह संरचना धीरे धीरे सरकारी खजाने को खोखला कर देती है। क्या आप जानते हैं कि नदियों से निकलने वाली रेत को माइनर मिनरल कहा गया है? यह भारत सरकार द्वारा दिए गए एक जवाब में स्पष्ट है। एमएमआरडी एक्ट 1957 की धारा 3E रेत को इस श्रेणी में रखती है। इसी कानून की धारा राज्यों को यह अधिकार देती है कि वह माइनर मिनरल्स पर पट्टे और नियम बना सकती है। साथ ही धारा 23C यह कहती है कि राज्यों को अवैध उत्खनन, उनके अवैध रूप से परिवहन और अवैध रूप से स्टोरेज पर कार्रवाई के अधिकार हैं। अवैध खनन पर 5 साल तक की जेल और 5 लाख प्रति हेक्टेयर का जुर्माना प्रावधान में है। यह सभी नियम स्पष्ट करते हैं कि रेत कोई मामूली संसाधन नहीं है। इस पर कानून लागू होते हैं और जवाबदेही अनिवार्य होती है। रेत मामले में बात करते हैं मध्य प्रदेश की जमीनी रिपोर्ट और राजस्व लीक के बारे में। पहले मामले में इंदौर में पदस्थ रहे जयदीप नामदेव, जो प्रभारी खनिज अधिकारी थे, उन्होंने लगभग 140 करोड़ के राजस्व में लापरवाही बरती। रिपोर्ट महीनों देर से दी गई, मशीनें तक गायब हो गई, राजस्व आज तक सरकार के खाते में नहीं पहुंचा। उच्च न्यायालय में याचिका के बावजूद उन्हें हटाने की बजाय प्रवर्तक बनाया गया। वहीं मध्य प्रदेश के रिमोट एरिया की बात करें, शहडोल में भ्रष्ट माफिया ने एक पुलिसकर्मी की जान ले ली जब वह अवैध रेत उत्खनन को रोक रहा था। देवास, सीहोर और नरसिंहपुर जिलों में लगभग 200 से ज्यादा अवैध उत्खनन के मामले दर्ज हुए, मगर राजस्व वसूली मात्र 1 करोड़ 25 लाख रुपए की रही। छतरपुर जिले की रिपोर्ट में दासन और केन नदियों में लगभग 60 अवैध उत्खनन पॉइंट थे, जिन्हें एनजीटी ने स्वयं संज्ञान लेकर हटवाया। यह घटनाएं नहीं, बल्कि सिस्टम की एक ऐसी कमजोरी है जिन्हें पर्यावरण को देखते हुए ठीक किया जाना चाहिए। हर घटना बताती है कि कानून तो अस्तित्व में है, मगर एक और सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगाई जाती है, एनजीटी की रिपोर्ट भी आती है, फिर भी सिस्टम क्यों सुस्त है?
इन घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि टेक्नोलॉजी तो अस्तित्व में है, मगर जमीनी स्तर पर नियंत्रण टूटा हुआ है। अधिकारी आंख मूंद लेते हैं, पत्रकार डरते हैं। इसलिए रेत का असल खेल सिर्फ पैसा ही नहीं, मानव अधिकार और जवाबदेही के मुद्दों पर भी सवाल खड़े करता है। लोकसभा में 12 मार्च 2025 को दिए एक उत्तर में भारत सरकार ने माना कि अवैध खनन पर नजर बनाए रखने के लिए बनाए गए माइनिंग सर्विलांस सिस्टम MSS को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में पूरे देश में MSS सर्विलांस सिस्टम द्वारा 140 ट्रिगर केस चिन्हित किए गए, जिनमें मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। चिन्हित हुए मामलों के निपटान के संबंध में अभी कोई रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद नहीं है। यानी तकनीकी के जरिए सैटेलाइट से निगरानी तो हो रही है, लेकिन जमीनी कार्रवाई का हाल अभी भी शून्य है। यह बताता है कि सिस्टम है, डेटा भी है, मगर पारदर्शिता और जवाबदेही अभी तक तय नहीं है। खनन कारोबार से जुड़ा सबसे ताजा और दिल दहला देने वाला मुद्दा भिंड में पत्रकारों पर हुआ हमला था। चंबल के कुछ पत्रकारों के बयानों के अनुसार उन्होंने अवैध खनन पर रिपोर्टिंग की और फिर यह कहानी शुरू हुई। उन्हें अवैध रेत उत्खनन की रिपोर्टिंग करने के कारण हिरासत में लिया गया, दौड़ाया गया, जातिगत शब्दों से पीड़ित किया गया, जैसे सच बोलना कोई अपराध हो। यह दिखाता है कि रेत उत्खनन सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र का संघर्ष हो। ऐसा ही एक मामला चंबल के ही एक जिले के कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, जहां स्थानीय राजनेता और कलेक्टर के बीच में तू मैं होती है और कलेक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें रेत की चोरी नहीं करने दूंगा, तो उसके पलटवार में राजनेता कहते हैं कि सबसे बड़े चोर तो तुम ही हो। राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव का यह मुद्दा किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ हो, मगर अंदर खाने की रिपोर्ट यही कहती है कि कहीं ना कहीं इसके तार रेत खनन से जरूर जुड़ते हैं। अब बताते हैं मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध रेत खनन के उत्खनन के लिए टेक्नोलॉजी का क्या प्रयोग किया है, जिसमें AI सक्षम चेक गेट्स लगवाए गए हैं, जो नंबर प्लेट सहित RFID वाहनों को वेरीफाई करते हैं। भूखंडों, खदानों को जियो टैग किया गया है। कंट्रोल रूम राजधानी भोपाल और अन्य जिलों में स्थापित किए गए हैं। 41 हाई प्रायोरिटी चेक पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही खनिज पोर्टल ETP और कैशलेस रॉयल्टी का सिस्टम भी बनाया गया है। साथ ही खनन परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी सुनिश्चित किया जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ कानूनी प्रावधानों को भी मजबूत किया गया है, जिसमें मिनरल्स रूल 2022 में पेनल्टी को डबल किया गया है। अवैध परिवहन में उपयुक्त किए जाने वाले वाहनों को भी राजसात करने का प्रावधान जोड़ा गया है। मानसून सीजन में रेत उत्खनन पर रोक, यह भी सरकार का एक अच्छा कदम है, लेकिन सरकार के टेक्नोलॉजी और कानून से जुड़े यह सभी कदम जब तक आधिकारिक जिम्मेदारी, जिला स्तर पर क्रियान्वयन, समयबद्ध कार्रवाई, साथ ही अवैध उत्खनन और परिवहन पकड़ने पर 72 घंटे के अंदर FIR लॉन्च नहीं होती, साथ ही 30 दिन के अंदर पेनल्टी नहीं लगाई जाती, तो यह टेक्नो यूनिट सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित रह जाएगी। और अंत में याद रखिए, रेत सिर्फ नदी की ही रेत नहीं, यह हमारे पर्यावरण, सरकार के राजस्व और लोकतंत्र की नींव है। जिस दिन अवैध खनन पर रोक लगेगी, सरकार के राजस्व का पूरा पैसा सरकार की तिजोरी तक पहुंचेगा और सच बोलने वाले पत्रकारों को सुरक्षा की बजाय सलामी मिलेगी। उस दिन समझेगा कि पारदर्शिता की जीत हुई और असली जवाबदेही की शुरुआत हुई। यही है द पॉजिटिव पिच। मैं भुवन तोष्णीवाल इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप हमें बताएंगे कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों तक हमारे एपिसोड को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।